बेचारे के साथ में कहां गया गोबर। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वह अपना खोंचा लेकर बैठता था वहां एक दूसरा खोंचे वाला बैठने लगा है, और ग्राहक तो अब गोबर को भूल ही गए हैं। इसलिए कहते हैं कंटिन्यू बने रहो। अभी मैं ही मान लो 3-4 साल ना पढ़ाऊं तो ये संदेश चल जाएगा कि अब गुरुजी नहीं पढ़ाते हैं, अब खुश रहो, कोई और खोजो। क्लियर? मेरे बारे में बताओ कि मैं 3-4 साल नहीं पढ़ाऊं तो मार्केट की लाइन से खत्म, इसलिए मैं ऐसा करूंगा नहीं। नहीं, इस साल तो किताब लिखूंगा ना बढ़िया बढ़िया। इस साल तो नहीं पढ़ाऊंगा, तुम देख लेना। यदि इस साल में पढ़ा जाऊं तो तुम बता देना मेरे को, बोले गुरुजी आपने मना किया। मैं बोले बिना नहीं रह सकता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो खुशबू, मेरी प्रॉब्लम है ये, तुम सही कह रहे हो कि मैं, लेकिन कहीं और बोल लूंगा, ऑनलाइन आके बोल लूंगा। ये बात सही है। असल में मैंने हिंदी को इतना पी लिया है कि यदि मैं उसको बाहर नहीं निकालू ना तो मैं विक्षिप्त हो जाऊं, पागल निराला की तरह। अंदर ही अंदर घुटता है वो ज्ञान। ये भी एक लिमिट का ही ज्ञान ठीक रहता है। ज्यादा मात्रा में ले लिया ना तो ये अब कहाँ वाचिक अभिव्यक्ति ना हो तो मानसिक संतुलन खो देता है आदमी। ये बात सही कह रही है। कोरोना काल में सब बंद हो गया था तो मैं परेशान हो गया, तो ये डिजिटल बोर्ड में उसी टाइम तो लाया, नहीं तो मेरे दिमाग में नहीं था। तो मैंने ये डिजिटल बोर्ड अपने घर में लगाकर ये चिल्ला रहा हूँ, हंस रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, और बाहर के लोग सोच रहे पागल हो गया क्या। और कॉलेज लेक्चरर की पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दी 700 घंटे की, ऐसे करके जब तक कोरोना खत्म हो गया। बात सही है। लेकिन अब गोबर का क्या करोगे आप, इसको तो भूल गए लोग। तुम मार्केट में बने हुए नहीं हो, ग्राहक भूल गए। और जिस घर में आराम से खाता पड़ा रहता था ना मस्त मौले की तरह, अब इसको पिंजरा लग रहा है। और देखो कितना ही अच्छा आदमी हो मित्रों, मैं हकीकत कह रहा हूं आपको, चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो, इसको अन्यथा मत लेना आप। कितना ही बढ़िया हो, शालीन हो, शहर में आने के बाद में बुरी हवा तो उसको लगती है, चाहे लगती कितनी भी मात्रा में हो, लेकिन असर पड़ता है। रंगत की संगत का असर यहां पड़ गया। अब गोबर खूब शौकीन हो गया खाने पीने का भी, और कैसे वो झुनिया को मारता है, और झुनिया को पता चल गया कि केवल मेरे शरीर का भूखा है, इसको मुझसे प्रेम व्रेम नहीं है, और ना ही मेरे बच्चे से प्रेम करता है। इसके लेकर तो हम चाहे दोनों ही मर जाएं। वो तो बाद में फिर ऐसा हुआ था कि वो मिल में एक हड़ताल हुई थी, हड़ताल में मिर्जा खुर्शीद के साथ में ये लड़ने चला गया था। तो ये तो केवल लठ मार गंवार था, एकदम मारता था जोर से, बचाव खुद का जानता नहीं था। मिर्जा खुर्शीद तो खुद का बचाव भी जानता था, तो वो तो कम पिट के घर आया, और इसकी ऐसी हड्डियां तोड़ी वहां कि जब ये घर पे आया तो इस घसीट के लाया। तो कैसे जुनिया ने दिन दिन रात रात भर जाकर इसकी सेवा की। जब उस महिला ने इसकी इतनी सेवा की तब उसको मालूम चला कि जुनिया केवल ऐसे ही नहीं है, ये भी पूरी देवी है। तब उसके प्रति आदर सम्मान उसके मन में जागा। ये सब आप इस खंडों में देखोगे आगे। तो बेचारी वो जो जुनिया है अकेले में बैठ के रोया करती थी, सही करे 7 से लड़के आइए बदमाश, धनिया के घर में खूब बढ़िया तेरे को खाना पीना मिल रहा था, यहाँ आ भाग के शहर में, यहाँ रसगुल्ला मिलेंगे तेरे को। अब यहाँ कोठरी में पड़ी रहती है। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था, अब उसके खेलने के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं है, कहाँ जाए। मुश्किल से 1 गज का रास्ता था, दुर्गंध उड़ा करती थी। अरे शहरों में कच्ची बस्ती, अब ऐसी बस्ती मत समझ लेना, ये भी कहने को तो कच्ची बस्ती है। लेकिन मित्रों मैं एक बार गली में से गुजरा, मैं जाता नहीं हूँ इस गलियों में, ऐसे मैंने देखा एक गली में और पार घर है ससुरा, कितना लंबा ट्रेन का सा डिब्बा, बाहर देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं। ये तो लंबे लंबे घर हैं भाई, इनका तो मस्त मजा है। शहर में अपना अपना घर घेर घेर के बैठ रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति से घर उठते भी नहीं है। यहाँ घर बनाने में करोड़ों खर्च हो जाते हैं, इनका देखो मस्त है, खूब बढ़िया घर है, खूब साफ सफाई बढ़िया। बाहर से छोटा सा दिखता है गली में, अंदर तो फैले फैले कमरे हैं इसमें। लेकिन इनकी तो बस्ती वैसी थी, 1 गज का रास्ता था, दुर्गंध अलग आ रही है ऐसे, मतलब। अब ये शहरी जीवन की कृत्रिमताएं तो है। बाकी मैं तुमको कई बार कह चुका हूं, इस बात को ध्यान रखना, प्रेमचंद को ग्रामीण कथा लिखने में जितनी सफलता मिली है
उतनी ही मार्मिकता से वो शहरी कथा को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि प्रेमचंद मूलतः ग्रामीण कथाकार हैं। क्लियर? क्या प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में दोहरे शिल्प, समानांतर शिल्प का प्रयोग किया है? तो आप देख रहे हैं कि एक कथा तो गांव की चलती रहती है और फिर अंकों में कुछ कथा अब शहर की कथा आ गई। इससे पहले गांव की नौहरी की कथा चल रही थी। इसको बोलते हैं समानांतर शिल्प या दोहरा शिल्प का प्रयोग हुआ है। और गोबर की हालत तो क्या है, और देखो, तो गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने की भी जगह नहीं, लड़का माँ को एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं था, यहां ऐसी हालत हो गई। और इधर गोबर, उसको तो जवानी का नशा चढ़ा हुआ था। उसकी तो अतृप्त लालसाएं विषय भोग में सफर में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन नहीं लगता, खोचा लेकर जाता, घंटे भर में ही लौट आता है। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान नहीं था, तो पड़ोस के मंजूर इक्के वाले रात रात भर ताश और जुआ खेलते रहते थे। और अब उसके लिए, पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था, जुनिया के साथ हास विलास करना और ये सब जो है। और इस प्रकार के जीवन से जुनिया भी उब गई कि क्या ये भूखा आदमी है, और कहीं एकांत में जाकर बैठे निश्चिंत हो जाए, लोटे सोए, मगर वह एकांत मिलता ही नहीं था। तो अब उसको गोबर में गुस्सा आने लगा। कुल मिलाकर के मित्रों देखो, जब स्त्री को यह अनुभूति हो जाती है कि ये केवल जिस्म का ही भूखा है, तो कहीं ना कहीं उस पुरुष के प्रति विरक्ति का भाव भी पैदा होता है कि और कोई लाग लगाव की बात नहीं है, और बच्चा जो है वो परेशान रहता है। यही सब इसमें दिखाया है। अब इसके बाद में ये जो प्रसंग आया है कि उस पर अब दूसरी विपत्ति और पैदा हो गई कि गोबर का एक नया रूप सामने आया, कुछ कमाता माता तो है नहीं है, परेशान अलग करता है। और विपत्ति दूसरी ये और आ गई कि उसको दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था, अब कोई आगे ना पीछे, और सिर में दर्द उसके हुआ करता है, खाने से जैसे उसकी अरुचि हो गई हो ऐसे। है स्तन में दूध का नाम नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता था। लल्लू कौन? वही चिन्नू। चिन्नू को ही लल्लू बोल दो। है अब शरीर के साथ साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वह जो संकल्प करती, आग्रह पर तोड़ देती, लेटी रहती, लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता। और कुल मिलाकर के लल्लू यानी कि कितने साल का हो गया वो? चुन्नू 2 साल का हो गया। प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया इसने। बड़े तेज दांत निकल आए, मुंह में दूध नहीं जाता, तो क्रोध में आकर काट लेता। दुनिया में अब इतनी शक्ति नहीं थी, वह उसको ढकेल देती, और ये अपने बेटे से भी परेशान हो गई। इसलिए लिखा है लेखक ने कि पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था, सभी अपने मतलब के यार हैं। इसको दूध चाहिए और वो विलासी आदमी है, गोबर है जो। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे तो उसने दूध पीना छोड़ दिया, तो दुनिया को एक नई विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन 1 सप्ताह के बाद तो बालक मर ही गया। ये मर गया, इसको दस्त वस्त हो गए थे, ये मर गया। लेकिन मरने के बाद में जब पहले तो उससे प्रेम नहीं रहा उसका, अब उसको लल्लू की याद आएगी, मुन्नू की याद आएगी, बेटा मेरा मर गया। जीते जीते उसको विरक्ति सी हो गई उससे। अब वो भी क्या करे, माहौल ही ऐसा बन गया। नहीं धनिया इसकी कितनी सेवा करती, छोरा हाथ से जाता नहीं। लेकिन वहां से लाइए ना लड़के कि खसम के संग जाऊंगी, अब ले खसम का आनंद कर दिया ना उसको बर्बाद, आज छोड़ दिया ना बच्चे को, और घुटन वाला जीवन जी रही है ना। तो गांव का जो नैसर्गिक आनंद है, आजकल देखा होगा तुमने महिलाओं को ये रोग लगा हुआ है कि पति गया कमाने शहर में, मैं भी इसके संग ही जाऊंगी, सासू तेरे से कौन सा मेरा ब्याह हुआ है, खसम से हुआ है, खसम के संग जाऊंगी। वहां जाएगी और वहां ऐसी जिंदगी जिएगी फिर, जैसे कि दुनिया ने ले लिया आनंद गोबर का। तो फिर यहाँ बालक मर गया है। फाइनली ध्यान देना, पेट में जो दूसरा बच्चा आने वाला है इसका नाम मंगल है, और इसको क्वेश्चन बना के पूछ रखा है कि मंगल कौन है? गोबर का बेटा। क्या गोबर का पहला बेटा? नहीं, गोबर का दूसरा बेटा। अब एक प्रॉब्लम और आ गई, चूंकि अब दुनिया के स्तर में दूध नहीं है,
ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये एक नॉर्मल समस्या आजकल हो रही है बड़ी मात्रा में। तो बच्चा जो है पाउडर दूध पर जिंदा है ना। अब ऐसा बच्चा जो पाउडर दूध पिएगा वो कल ही आगे चल के लड़ेगा किसी से, दूसरा बोलेगा हाथ लड़ ले तेरी माँ का दूध पिया हो तो, वो कहेगा मैंने तो पिया ही नहीं माँ का दूध। तू लड़ चाहे मत लड़, लेकिन मैंने तो पाउडर का दूध पिया है। तो फिर अब उसमें बात क्या हुई, अब क्या करे, बच्चे को दूध कौन पिलाए है। तो अब एक अवतार का सा जन्म हुआ यहाँ, चूहिया। चूहिया एक मोटी सी स्त्री है, वो खूब दूध पिलाती है। अब पूछ रही है डीएसएसपी में कि गोबर का बेटा मंगल को कौन दूध पिलाता है। डीएसएससी पीजीटी का यह सवाल है। चूहिया, एक बार केवीएस ने पूछ लिया कि चूहिया किस उपन्यास की पात्र है, और पता है बदमाशों ने विकल्प में क्या दिया, एक चूहे की मौत भी दिया उपन्यास का नाम। तो लोगों को लगेगा यार चूहे की मौत हो रही है तो चूहिया भी इसमें होगी, जबकि चूहिया गोदान की पात्र है, चूहिया स्त्री का नाम है, उसका उल्लेख यहीं आता है। तो कुल मिलाकर के बच्चा बेचारा चला गया, और अब देखो जुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं अधिक प्रिय थी। अब लल्लू संबोधन भले ही आ रहा है, लेकिन उसका काफी जगह क्या नाम आया है, चुन्नू। तो चुन्नू लखनऊ में जाके बन गए लल्लू, है एक ही, मूल धातु एक ही है। लल्लू जब तक सामने था उससे उतना सुख पाती थी, उससे कहीं ज्यादा कष्ट पाती थी जब वो सामने था है। और कष्ट पाने का रीजन क्या था कि दूध पीते समय वो दांत चुबा दिया करता था, और तो परेशान होने लग गई माँ जो है। अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था, अब लल्लू की स्मृति आ रही है उसको। लिखा है ना कि दुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं अधिक प्यारी थी। अब क्या, तो आप तो कई पन्ने आगे आ जाओ। और यह कहती हुई वह चल दी। और सुनो, गोबर बात बात में ये और कह देता था, हालत ये और देखो तुम, कि गोबर को शराब का चस्का पड़ गया, और यदि पीली शराब तो पीट पीट के मुंह को बना देगा खराब। यही शहर की हवा लग गई, शराब पीना शुरू हो गया। तो शराब पी करके गोबर क्या करता, बहुत टॉप काम करता, जूनियर डिजर्व करती है। देखो शराब का चस्का लग गया, घर आता तो नशे में चूर, पहर रात गए, और आकर कोई न कोई बहाना खोजकर झुनिया को गाली देता है, घर से निकालने की बात करता, और कभी कभी तो पीट देता। और यही तो तीन चीजों से समस्या नारी को है। अरे पीट भी दे, घड़ी तो चल जाएगा, लेकिन गालियां पता नहीं इसमें स्त्री को प्रॉब्लम क्या होती है। बक ससुरा, जितना बकना है, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, बक ले तू गाली। लेकिन नहीं, वो गाली बकेगा तो गाली तो पितृपक्ष को जाती हैं ज्यादातर गालियां, और पितृपक्ष से स्नेह तो रखती है हालांकि महिलाएं। अब वह शराब पीता, लेट आता, झुनिया को गाली बकता, घर से निकलने की धमकी देता, आवश्यकता पड़ने पर पीट देता, और यह भी कह देता कि तू तो मेरी रखेल है, यहां पड़ी हुई है, मेरा दिया खा रही है। अब क्या, अब इतनी सुनने के बाद में अब देख लो तुम है। अब वो क्या सोचती है, अब जुनिया को यह शंका होने लगी कि वह रखेली है। रखेल अपने आप में गाली सी होती है, इसी से उसका ये अपमान हो रहा है। यदि वो प्रॉपर ब्याहता होती, कि वो ऐसी तो भाग के आ गई थी, तब तो जोश में आ गई, प्रॉपर ब्याह हुआ होता। पर ब्याह भी कैसे कर देता वो बोला, मुझे लगता नहीं कि कर देता। तो कह रही है कि अगर वह ब्याहता होती तो गोबर की क्या मजाल जो उसके संगे बर्ताव करता, बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती, है ना। लेकिन इस कपटी के साथ में जो घर से भागी, ये गलती कर दी। इसलिए तो कहते हैं कि प्रेम विवाह से बढ़िया तो अरेंज मैरिज बढ़िया है, कम से कम समाज दबाव में तो रखता है। इसने तो प्रेम विवाह ही तो किया है, या नहीं किया। सारी दुनिया में हंसी भी हुई, माया मिली ना राम। गोबर को अब वो अपना दुश्मन समझने लग गई थी, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सफेद। और यदि स्त्री को ऐसा लग गया ना
तो पहला काम वो क्या करती है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना बंद कर देती है। बाहर जा कुछ भी खा, तो ना उसके खाने पीने की परवाह करती और खुद की भी नहीं करती। और जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरी से रेत डाले। गर्भ जो जो पूरा होता जाता था उसकी चिंता बढ़ जाती थी, इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा। और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तो उसका जीवन ही नरक हो जाएगा। और ये समस्या बहुत बड़ी और है। आजकल शराब घर घर में जा रही है, भर भर के जा रही है। इसलिए लड़की डर गई है, क्योंकि नौकरी की जरूरत क्यों पड़ गई है कि कल को ऐसी नौबत आ जाए कि स्वतंत्र भी जीवन जीना पड़े, घर छोड़कर, तो कोई सहारा तो हो। तो नौकरी की जरूरत है, क्योंकि विवाह तो एक लॉटरी है, शादी क्या है, एक जुआ है। आप पढ़ लिख करके ग्रेड फर्स्ट बन जाओगे, ये 1% की कठिनाई है। और अच्छा वर जीवन में मिल जाए, ये 99% की कठिनाई है। नौकरी लगना फिर भी बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कौन आएगा ये तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। ये ऊपर से तुम्हारे पूर्व कर्मों का लेखा जोखा तय करेगा कि तुम्हारे जीवन में कौन आ रहा है। तुम लाख छांट करके शादी कर लो श्याम मनोहर से, लेकिन श्याम मनोहर उस समय तो अच्छा है, और उसके बाद वो कैसा है ये तो श्याम मनोहर ही जाने। और वैसे भी इस दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी के हृदय के रहस्यों को जानना। कोई नहीं जान पाता है किसी के रहस्यों को। इसलिए ये इतनी बड़ी समस्या है कि वो शादी जिस दिन होती है ना, या तो उसका पूरा जीवन बर्बाद है, या तो उसको नरक मिलने वाला है, या तो उसको स्वर्ग मिलने वाला है। उस दिन उसके स्वर्ग नरक का फैसला होता है। हम लोग समझते हैं कि नौकरी से हो जाता है ना, नौकरी से तो स्वर्ग नरक जाने का रास्ता ही खुलता है केवल। बिल्डिंग जो मेन एंट्री है वो विवाह है। तुमको मेरी बात ऐसी लग रही होगी, लेकिन मैंने बहुत बड़ा एक सामाजिक जीवन को जिया है। मैं देखता हूं, लोगों के हालात देखता हूं, प्रताड़ना देखता हूं, कैसे कैसे लोग कदम उठाते हैं, मैं उन चीजों को जानता हूं। इसलिए इसमें तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो सिवाय भगवान जी से प्रार्थना करने के। और जिनकी हो चुकी है वो तो जान ही रहे हैं कि उनको स्वर्ग मिला है कि नरक। उनको बताने की जरूरत नहीं है ना। वो अपना खुद से फील करे, भाई हाँ ऑल इज वेल, मैं तो बहुत सही हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छी सास मिली है, ससुर मिला है, बहुत अच्छा पति मिला है। तो निश्चित रूप से उसके कर्म पिछले जन्म के बहुत बेहतर थे जो उसको मिला है। कुछ बेचारे ऐसे भी होते हैं तो घर तो खाते हैं थाप पूरा मार, गोबर की तरह दुनिया को, पर वो बेचारी कहती है या ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उसका मुंह तो कहता है ऑल इज वेल, पर दिल रोता है। और अब क्या करें, कहना भी यही पड़ता है कि ऑल इज वेल, क्योंकि दुनिया तो हंसी और उड़ाएगी, कौन सी सिंपैथी मिल जाएगी। तो समझ गए तुम। भगवान जी से आज के बाद में अनमेरिड लोगों, तुमको ये प्रार्थना करनी है कि इस कबूतर की तरह जीवन मिले। जितना प्रेम इन दोनों में है उतना ही प्रेम होना चाहिए। ये देखो ये कबूतर है, ये दो ही रहते हैं हमेशा जोड़े में। कल बात चल रही थी हमारी फर्स्ट एड वाली क्लास में, ये कितने प्रेमी हैं। कुल मिलाकर के क्या है कि एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गई। बम्बा जानते हो क्या? बम्बा क्या होता है? अरे हुचका ही होगा यार, बम्बा हुचका हुचका है। तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछ लिया, कई महीने है रे। जुनिया ने लजा कर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं है। तो दोहरी देह की काली कलूटी नाटी कुरूपा बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी वो। यही है चूहिया। उसका पति इक्का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। जुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। तो शहरों में तो लकड़ी भी दुकान से तो मिलेगी। मुस्कुरा करके बोली कि तुझे तो जान पड़ता है, दिन पूरे हो गए हैं, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है? दाई आती है ना, कई बार तो दाई लेट पहुंचती है, बच्चा पहले हो जाता है। और आजकल के शहरों में डॉक्टर ऐसे डरा देते हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल को भी वो ऑपरेशन में तब्दील कर देगा, क्योंकि ऑपरेशन से उसको पैसा आएगा, पैसा मिलेगा। डरा देते हैं वो, क्यों ऑपरेशन करना पड़ेगा।
जुनिया ने बेहतर स्वर में कहा कि मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है, कान में तेरे डाले बैठा है, उन्हें मेरी क्या फिक्र। हाँ देख तो रही हूं, तुम तो सौर में बैठोगी। कोई सौर जानते हो तुम? सोबर बोल देते हैं उसको। फिर कुछ वो टोना टोटका करते हैं, 3-4 दिन बाद घर की साफ सफाई होती है वगैरह वगैरह। कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास न देवनारी देवरानी जेठानी कोई है कि नहीं है घर में? किसी को बुला लेना चाहिए। मेरे लिए सब मर गए। देख कैसी बदमाश है, इसको और पीटना चाहिए 2-4 थाप। इतना लाड़ लड़ाने, धनिया धनिया में लाड़ की कमी है? धनिया केवल मुंहफट है, लाड़ की कमी नहीं है, पर पूरी बदमाश महिला है, चंट। इसके संग सही कर रहा है गोबर। नो कर रही है मेरे लिए सब मर गए। बता, एक बार भी जाकर के मिल, उनसे बात कर, चल जा। धनिया भगा देगी? धनिया ने तो सिलिया को ही जगह दे रखी है। वह पानी लाकर झूठे बर्तन मारने लगी तो प्रसव की शंका से हृदय धड़कन हो रही थी। सोचने लगी क्या 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 क्या, और समझ गई विपत्ति वाली घड़ी आ गई है वगैरह वगैरह वगैरह। गोबर आया, रात को आया, पूरा ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ। अब मुंह से निकलेगी दुर्गंध, ताड़ी पिएगा तो है, शराब पिएगा तो। लटपटाती हुई जबान से ऊट पटांग बक रहा था। शराब पी हुई आदमी की जबान है ना, वो थोड़ी सी मतलब टेढ़ी मेढ़ी चलती है आवाज। मुझे किसी की परवाह नहीं है, जिसे 100 दफे करा जो रही नहीं चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता, अपने माँ बाप का भी ताव नहीं। जिसने जन्म दिया तब दूसरों की ताव क्यों सहूं? है ये सब बोल रहा है। कोई बात नहीं। और देखो औरत जात कितनी बेवफा होती है? ये और बोल रहा करता हुआ, मुंह पे ताव देता हुआ, फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊं तो सही। औरत जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी है और टांग पसार के सो रही है। कोई खाया न खाया इसकी बला से, जबकि बेचारी वो तो अपना दिन पास कर रही है। आप मजे में फुलके उड़ाती है मेरे लिए खिचड़ी। अच्छा सता ले, जितना सताते बने तुझे भगवान ऐसे सताएंगे जो देख लो। उसी को और वो कर रहा है, उसी को परेशान करता है, पर उसने जगाया नहीं है। और जो भी है बात है कि उधर मामला ये चला गया, उसके दर चल रहा है। और फिर जो है हुआ क्या, यह वही मोटी औरत थी जिससे आज दुनिया की बातचीत हुई। तो मित्रों तुम पहले तो उसको रेखांकित करो, उस वाक्य को। तुमने किया था क्या रेखांकित? कहाँ है वो? यहां है वो। दोहरी देह की काली कलूटी नाटी कुरूपा, बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। और उसका पति जो है इक्का हाँकता था, और वह खुद लकड़ी की दुकान का काम करती थी। बस यही परिचय था। इसका नाम था चूहिया। और अब देख लो यहां आ गया चूहिया। ये आ गई चूहिया। वही मोटी औरत थी जिससे आज दुनिया की बातचीत हुई। घोड़े को दाना खिलाने उठी, दुनिया का कराना सुनकर पूछने आ गई। और फिर हुआ क्या, यह कहती हुई वह चल दी। यह कहती हुई वह चल दी। क्या कहा उसने? अच्छा तुम मुझे पंखा चलते रहो, मैं बुलाए लाती हूं। यही कहते हैं नारी, आदमी किसी काम का नहीं, पूरा पेट और दाई की खबर नहीं है। यह कहती हुई वह चल दी। उसके मुंह पर तो लोग इसे चुईया कहते हैं, यही उसका नाम था। लेकिन पीठ पीछे तो उसको मोटल्ली मोटल्ली मोटल्ली। लेकिन नाम तो क्या था मोटल्ली का? चुईया। हाँ बेटा, पढ़ लिख करके नौकरी लग जाओ। नई नौकरी लगी तो शादी में चूहिया ही मिलेगी है? अरे ऐसा तो अभिशाप मत दो। हाँ तो सही है, ऐसी लड़की मिलती है फिर छठी छटाई जिनसे कोई ब्याह व्याह नहीं करता है, लास्ट में वही बच जाती है। बेरोजगार लोगों को चुहिया ही मिलती है। और पढ़ लिख के नौकरी लग जाओगे तो डॉक्टर मालती मिलेगी। मालती, मालती जो भीतर से क्या है? तितली। गलत बात मत बोलो। भीतर से मधुमक्खी है, बाहर से तितली है। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है? क्या प्रेमचंद लिखता है। आ जाएगी, केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है। किसके चरित्र को विशेषता बतलाते हुए कहा? मालती है।
ये है। और मालती को चाहता कौन है इस उपन्यास में? खन्ना पीछे पड़ा रहता है, और इसीलिए खन्ना अपनी बीवी को धुनता है, वो गोविंदी को पीटता है कि तू उसकी क्या ओढ़ करेगी, तू उसकी क्या ओढ़ करेगी। किसी को मोटल्ली कहते सुन लेती थी तो फिर तो 7 पुरखों तक की याद दिला देगी वो, तो इसलिए लोग पीछे से बोलते थे मोटल्ली। गोबर को बैठे 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वह लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का कैसे निभा होगा। रांड कहती है कि 5 रुपए लूंगी तब चलूंगी, कौन सी रांड आ गई है? दाई भी 5 रुपए मांग रही है, और 8 आने रोज और लूंगी टहल करने के, सेवा टहल करने के, है ना। जैसे मेरा एक बार पांव टूट गया था, 2 बार पांव टूटा मेरा। एक बार जब मैं 10 साल का था, क्योंकि खेल खेल रहा था, निर्मल विद्या मंदिर स्कूल में दुर्योधन का रोल कर रहा था, तो दुर्योधन की तो जांग टूटती है, तो मेरी भी जांग टूट गई। 20 साल का हुआ जब यही पांव फिर बिल्कुल नीचे से टेबुला फेबुला टूट गया। खूब तुड़वाई है मैंने टांग, एक टांग बेल्डिंग लगी हुई है इसमें, यहां से जॉइंट और नीचे से 2 जगह टूटी है, हालांकि वो चिपक जाती है वो। तो एक आया था, बोले भाई भेड़ का दूध पीना पड़ेगा और भेड़ के दूध की मालिश करनी पड़ेगी, तो बोले मैं यही रहूंगा। जब 10 साल में टांग टूटी, और रोज देसी घी का चूरमा खाऊंगा, मेरे लिए रोज देसी घी का आइटम बनेगा और इतना पैसा रोज लूंगा, तो वही बात मुझे याद आ गई, तो खूब उसकी कमाई हुई बढ़िया, मेरी टांग जुड़ी, उसने माल खाया। भाई देखो सही बात भी है, जिसका जहां महत्व होगा वो उसका अपना तो वो लेगा ही लेगा भाई, सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर के 8 आने रोज, 12वें दिन एक साड़ी और लूंगी। भाई देखना वो मांग क्या रही है, 5 रुपए तो लूंगी, 8 आने रोज लूंगी, और हर 12वें दिन साड़ी लूंगी। 12 दिन तक करूंगी ना, तो 12वें दिन मेरे को साड़ी और देगी। तो मैंने कहा तेरा मुंह जुलस दू, तू जा चूल्हे में, मैं ही देख लूंगी, मैं 12 बच्चों की माँ ऐसी थोड़ी बन गई हूं। सुन रहे हो, देख रहे हो, 12 बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, आज चुईया और है, यदि इसका नाम होता हथनी तब तो ये 1200 बच्चे पैदा कर देती। 12 बच्चों की मां बन गई है ये, ऐसे करके नहीं भाई, अब चूहिया दूध पिलाएगी। तो होता क्या है मित्रों, देखो चूहिया, चूहिया रोज, चूहिया रोज सवेरे आकर झुनिया के लिए हरीरा और हलवा पका जाती, और दिन में कई बार आकर के बच्चे को उपटन मल जाती है, बच्चे को दूध पिला जाती है। और आज चौथा दिन था, पर झुनिया के स्तनों में दूध ना उतरता था, तो शिशु रो रो करके गला गाड़े डाल, फाइनली इसके दूध उतर गया, चूहिया के दूध आ गया। तो ये ध्यान रखना, ये गोबर का बेटा है, इसका नाम है मंगल। किसको दूध पिला जाती है वह? मंगल को। और लेकिन झुनिया, लेकिन झुनिया पे आ जाओ, लेकिन झुनिया कहाँ है? लेकिन झुनिया, ये देखो, लेकिन झुनिया और गोबर में अब भी नहीं पटती थी, मंगल जीवन में आ गया, फिर भी झुनिया के मन में बैठ गया कि ये पक्का मतलबी और बेदर्द आदमी है, और मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है, चाहे मैं जीऊं या मरूं उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं है, सोचता होगा मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा। लेकिन मुंह धो रखे बच्चों, मैं ऐसी अल्लड़ थी कि तुम्हारे फंदे में आ गई, तब तो पैरों पर सर रखे देता था। झुनिया झुनिया, यहाँ आते ही न जाने क्यों इसका मिजाज ही बदल गया है। तो मिजाज तो तेरा भी तो बदल गया, तू ही तो आई थी यहाँ फुलके सेकने। नहीं, शादी हो जाए उसके बाद माँ बाप बहन भाई जाए भाड़ में। चल झुनिया, लखनऊ। सही कहा है रामचरितमानस में, सुत मानहु मात पिता जब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, ससुरारी प्यारी लगी तब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। है, जब से ससुराल दिख गई है तब से अपना परिवार और अपना कुटुंब तो भयंकर शत्रु नजर आता है।
बेटा माता पिता की आज्ञा तभी तक मानता है जब तक उसकी पत्नी नहीं आ जाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय आचार विचारों का संविधान रामचरित मानस कह रहा है। सुत मानेऊ मात पिता तब लो, अब लालन दिखे नहीं तब लो। वरना तो उस स्त्री को ये सोचना चाहिए कि हे मेरे प्रियतम पति, ये जो माता पिता हैं, इनकी सेवा के लिए ईश्वर ने हम दोनों को मिलाया है। तू अकेला सेवा करेगा तो वो कम पड़ेगी, अब मैं भी तेरे साथ सेवा करूंगी। ये भाव यदि उस पत्नी का होगा तो उस पत्नी के जो पुत्र पैदा होगा वह पुत्र भी अपनी मां की वैसी सेवा करेगा जैसी सेवा उनके माता पिता ने अपने माता पिताओं की है। ये तो परंपरित रूपक अलंकार है, एक से दूसरे का निर्वाह होता है। और स्त्री आई उफड़ के, हे माय डार्लिंग, है यू लव मी, वी आर गोइंग इन द बहुत बड़े शहर में चलेंगे, ये बड़े बूढ़े चक्कर में क्या जिंदगी झंड कर लेगा अपनी। वो भूल जाती है कि आज तुझमें जवानी का जोर है, तू चली जाएगी, लेकिन जब तेरी संतान होगी और जब तुझे छोड़ के ऐसे जाएगी तो तेरा क्या होगा कालिया। वह भी तो एक बात है? इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक समय में हम कुछ और अपेक्षा करते हैं, एक समय में कुछ और वो गलत है। क्योंकि समय जो बोगे वही काटोगे। बयोस जानी लूनिए, बयोस जानी लूनिए, जो बोया है सो काटोगे। तुलसीदास की अंतिम पंक्ति है ये, हनुमान बाहु की, बयोस जानी लूनिए। देख लो खूब मस्त विचरण कर रहे हैं ना इतने पंखों के बीच में, कहीं कट रहे हैं क्या, कहीं टच कर रहे हैं क्या कबूतर, नहीं ना। और एक आया था जो विलोम मल्लिका और कालिदास के बीच में, कल साला सीधा कट गया उसका पंखा वंखा सब, पंखे से करा खैच, अब दोबारा नहीं आएगा इनके बीच में। और दो जोड़ों के बीच में यदि कोई तीसरा व्यवधान डालने के लिए आता है तो उसकी हालत ऐसी होगी जैसी कल उस पंखे ने की। तो मित्रों, तो ये तो हो गया। इधर क्या हुआ, इधर जो है इसी में एक चीज है। इसी में क्या चीज है भाई, मगर सारी कोशिश बेकार हुई। देखो, मिर्जा खुर्शेद संघ के सभापति बने हुए हैं और पंडित ओकारनाथ तो बिजली के संपादक और ये मंत्री बने हुए हैं सभा के। इन दोनों ने हड़ताल करवाई है, ध्यान रखना, मिल मालिकों को। मिलों में जो मालिक है उनके खिलाफ मजदूरों की हड़ताल करवाई है इन्होंने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, इनके कारण हुआ। और फिर देखो हुआ क्या था, कैसे गोबर पिटा। देखो, इधर पत्र की, बिजली पत्रिका की खूब प्रतियां बिक रही थी। मजदूरों के नेता बिजली के कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीम बनाए करते थे। और प्रातः काल में जब ये समाचार मोटे मोटे अक्षर में छपता, जनता टूट पड़ती और खूब बिजली की प्रतियां बिक भी रही हैं। तो ये इन दोनों के चलते एक आंदोलन हुआ है, जो कि एकदम 27वें भाग का जो अंतिम दृश्य है वहां आ जाइए आप। यहां ये देखिए, ये पंक्ति बहुत अच्छी है। बराबर शहर के बाहर असल में गोबर वहां से पिटकाया है ना, तो फिर गोबर की सेवा की है इसने बहुत ज्यादा। इसने छुइया क्यों करेगी सेवा गोबर की, झुनिया बोलो, तुम भी यहां मामला बिगाड़ दे रहे हो। तो गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी, सच कहती हो मैं मरूंगा नहीं। हाँ नहीं मरोगे, तुम्हें क्या हुआ है, सिर में चोट आ गई है, हाथ की हड्डी उतर गई है। ऐसी चोटें मर्दों को रोज ही लगा करती है, इन चोटों से कोई मरता है क्या, है ना। जुनिया ने संभाल लिया मामला, अब मैं जुनिया को कभी नहीं मारूंगा,
है, डरते होंगे कि जूनियर तुम्हें कहीं मार नहीं बैठे, वैसी स्थिति में तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। वह मारेगी तो अभी कुछ नहीं बोलूंगा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, दोस्ती आना हो गया इनका। अब यहां देखिए आप, इसके खिलाफ कहां है, इसके खिलाफ, तो ये देखिए आप। अब यहां पर जो दोनों में फिर से एक अच्छा प्रेम भाव बताया है गोबर धनिया का, वो गोबर का झुनिया का, तो ये देखो उसका यौवन जो बंद कोठरी में पड़े पड़े, कहां है ये पंक्ति? उसका यौवन, उसका यौवन, उसका किसका यौवन है? एक ममता कालिया की कहानी और है उसका यौवन, वो कहानी का नाम है उसका यौवन, जो इस बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वह मानो ताजी हवा और प्रकाश पा करके लहला उठा है। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता, बच्चे के जरा से रोने पर वह झुंझला उठती थी। अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ना था। मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी में तुम बहुत सारी चीज पढ़ते होंगे, पर क्या ये भी चीज पढ़ते हो कि जब पत्नी को लगने लग जाए कि पति उसका उसे वाकई में प्रेम कर रहा है, वो दिन भर प्रसन्न रहती है और सबको प्रसन्न रखती है। क्यों बताओ? स्त्री मनोविज्ञान बताओ, सही बोला है क्या राम बोला? सही बोला है ना? तो यही स्थिति झुनिया की यहां हो गई है। अरे तुम कैसे हंस रहे हो जीभ दिखा दिखा के? टीना, टीना तो विद जीभ हंस रही है, और अनुपम बिना विदाउट जीभ के हंस रहा है। एक तो स्माइली होती है, एक ऐसी होती है हंसो हंसो, जल्दी हंसो, हंसो हंसो, जल्दी हंसो। लोग भूल गए हैं सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां एक समय था। किसके काव्य संग्रह है? रघुवीर साहब। तो इस प्रकार से ये मामला हुआ। 27 में हमने देखा कि झुनिया और जो गोबर है उनके लड़ाई झगड़े, पहले बच्चे की मृत्यु कैसे हुई, दूसरा बच्चा आगमन, चूहिया ने दूध पिलाया, मिल में वो आंदोलन हुआ, कैसे मिर्जा खुर्शीद भी पिटे और ये भी पिटे, और इसकी सेवा झुनिया ने की, और गोबर का हृदय परिवर्तन हुआ। तो ये पंक्ति जो आपने रेखांकित की है, ये किसके संदर्भ में आ रही है? झुनिया की अच्छी फीलिंग। अब हम आते हैं भाग 28 पर। भाग 28 में तो दूसरे वाले जो इसमें देखो, तो मिस्टर खन्ना को मंजूरों की हड़ताल बिल्कुल बेकार मालूम होती थी, क्योंकि मिल के मालिक कौन है? चंद्र प्रकाश खन्ना। शक्कर की मिल खोली थी ना इसने। तो ये देखो, आप इसमें देख रहे हो दूसरे पैराग्राफ में, मंजूर केवल हाथ से काम करते हैं। इन दोनों नेताओं की तो खन्ना को परवाह ना थी। ये दोनों नेताएं कौन हो सकते हैं बताओ? ये है मिर्जा खुर्शीद और ओंकारनाथ। देखो ये आएगा, ये देखो, मजूर केवल हाथ से काम करते थे, कहां है वो पैराग्राफ? भाई यहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है, और 15-16 पंक्तियों के बाद में है ये। मजूर केवल हाथ से काम करते हैं, पैराग्राफ चेंज नहीं किया इसमें। शरारत तो ओंकारनाथ और मिर्जा खुर्शीद की है। किसकी है शरारत? कहां है? ऊपर ही है ना। शरारत तो रेखांकित करो आप भी। ये जो मिल में जो हंगामा हुआ है, ये किन दो लोगों की शरारत है? मिर्जा खुर्शीद और ओंकारनाथ। आगे चलो, अगले पन्ने पे डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था, वहां जाओ।
डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। डॉक्टर मेहता को देखो भाई, खन्ना की मिल में आग लग गई है। देखो, उस अग्नि के नीचे ऐसा समुद्र धुआं छाया था मानो सावन की घटा कालिक में नहाकर। तो कौन से अंक में मिल में आग लग गई? 28 में। हाथे में लाखों आदमियों की भीड़ थी, पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड भी था, और शक्कर की मिल में लगी है परनाले, चारों तरफ से बह जा रहे थे, ईंटें जल रही थी, है ना, ज्वाला निकल रही थी, आग लग गई है। और पक्ष विपक्ष डॉक्टर मेहता, मेहता उसको सांत्वना दे रहा है, खन्ना जी जरा धीरज से काम रखिए, आप समझदार हो, दिल इतना छोटा क्यों करते हैं? दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह सम्मान उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। आप निर्धन रहकर भी मित्रों के विश्वास पात्र रह सकते हैं और शत्रु के भी, बल्कि तब कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। ये बात कौन समझा रहा है? मेहता समझा रहा है खन्ना को।